अगर यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, इसका मतलब x जो है, x की वैल्यू आनी चाहिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब हमको x निकालना है सिर्फ। तो जो x आएगा उसको कहाँ रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब वो x क्या है, वो इस रिलेशन में इन्होंने समझा रखा है कि x ये है, यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करो। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या क्यूबिक बने, तो क्वाड्रेटिक बनेगी तो 2 वैल्यूज आएंगी, क्यूबिक बनेगी तो 3 वैल्यूज आएंगी। वो 3 वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही है वो बताना है। इन्होंने तो कहा है कि क्या ये जो पूरा रिलेशन है, क्या ये एक एम्प्टी सेट है, और अगर है या नहीं है, जैसा भी है अपना आप रिलेशन जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या है ये, यहाँ पर मैं ये कहूँगा इसमें कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले से, ठीक है। x सच दैट मतलब x को आपको x की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा x + 5 अपॉन x - 3 - 5 इज इक्वल टू 4x - 40 अपॉन 13 - x, ये हो गया, ठीक है। चलिए जी, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x + 5 जी कुछ भी नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि इट इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि इसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, तो x की कोई वैल्यू ही नहीं आनी चाहिए कायदे से। देखते हैं जरा, देखते हैं हो सकता है कि मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करें और इसको सिंप्लीफाई करके सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, तो कुछ बचे ही ना, है ना। तब हम ये कहेंगे कि भाई इसको कैलकुलेट करके तो x की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, इसका मतलब इट इज एन एम्प्टी सेट। तो देख लेते हैं, हो रहा है सब नहीं आ रही, कर लिया। अच्छा, x की कोई भी वैल्यू रख कर देखो। अच्छा हाँ, तो बस ऐसे ही होगा, -5 × x - 3 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू 4x - 40 अपॉन 13 - x। x + 5 और -5 × x is -5x, -5 × -3 is प्लस का 15 अपॉन x - 3। इधर 4x - 40 है, तो न्यूमरेटर से 4 निकाल दो कॉमन, तो ये बचेगा ब्रैकेट में x - 10 अपॉन 13 - x। तो ये x - 5x ये कितना हो जाएगा, -4x, और 5 + 15 is 20 अपॉन x - 3 is equal to 4 × x - 10 अपॉन 13 - x। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में से 4 निकाल लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, -x प्लस 4 × 5 = 20, -x + 5 is equal to 4 × x - 10 और अपॉन में x - 3 और इधर अपॉन 13 - x। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, तो -x + 5 × 13 - x इज इक्वल टू x - 3 × x - 10। एक्सपेंड करिए, -x × 13 is -13x, और -x × ये +x² +65 -5x। अब इस तरफ करके देखें तो ये आ जाएगा x² -10x -3x +30। तो आप ये देखिए, प्लस का x² है, प्लस का x² है, कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया -13x -5x कितना हो गया, -18x +65, और ये हो गया -13x और +30। -13x नीचे पहला -13 है वो सर इस RHS में -10x और -3x से कट जाता, तो वो -13 होता। अच्छा ओके ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, -13x -5x, -13x is -13x से कैंसिल आउट हो गया। तो 65 को उधर ले जाओ,
माइनस 5x इज इक्वल टू 30 माइनस 65। तो 30 माइनस 65 कितना हो जाएगा? माइनस 35, माइनस से माइनस कट गया, 5 7 था 30, तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई। तो अब आप ये कहेंगे कि नो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, नो T is not an empty set। सेट जो T है उसमें एक ही एलिमेंट है बस, वो है 7। मतलब जो कैपिटल T है वो जो सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है 7। तो उन्होंने ये पूछा था कि आप ये बताइए कि क्या ये एम्प्टी सेट है? हमने कहा कि नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। दूसरा जो तुम पूछ रहे थे वो देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है ये? ठीक है, ठीक। अच्छा सुनिए, ये जो फ्रेम नंबर है ये नहीं समझा मैं, एक बार पूछ कर बताना ये फ्रेम नंबर क्या होता है। फ्रेम नंबर तो मैंने सुना ही नहीं होता क्या। ठीक है ना, पूछ लेना एक बार, हो सकता है कुछ और बोलने चाह रहे हो। थर्ड देखिए, फ्रेम नंबर में गलत होता है, कार्डिनल नंबर होता है। कौन सा कार्डिनल नंबर होता है सर? कार्डिनल नंबर। एक मिनट रुको, मैं भी देख लूँ जरा, नेट पर ही देख लेता हूँ ना। व्हाट इज अ फ्रेम नंबर? क्वेश्चन नहीं कर रहा है, पूछ रहा है। फ्रेम नंबर तो कुछ और ही है ना इसमें। ये तो कुछ और ही है ना। फ्रेम नंबर किसी इंजन का फ्रेम नंबर वगैरह कुछ ऐसी है। मैथ से रिलेटेड तो मुझे समझ में नहीं आता क्या। एक बार पूछना क्या है ना कि फ्रेम नंबर क्या है, फिर इस क्वेश्चन को करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 है, इसमें है राइट इन रोस्टर फॉर्म। राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो हमको एक सेट दे रखा है, वो है F कैपिटल है, ये है x such that x की पावर 4 minus 5x square plus 6 is equal to 0, x belonging to capital R। कैपिटल R क्या है यहाँ पर? रियल नंबर। ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे। वो f इज इक्वल टू x, यानी कि मेरे को x की ही वैल्यू निकालनी है। और वो x की वैल्यूज कितनी आएंगी? यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 4 दे रखी है, मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x की 4 वैल्यूज जरूर आएंगी। ठीक है, तो वो चारों वैल्यूज हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 आएंगे, 4 नहीं आती। 4 तो वो इमेजिनरी आता है। देख तो लो। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो इसमें x की पावर 4 है, x की पावर 4 है। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि x बिलोंगिंग टू R। ठीक है, अब जो तुम चीज़ बोल रहे हो मैं उस चीज़ पर आता हूँ। ऐसा होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हम इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। अब जैसे यहाँ पर x की पावर 4 दे रखा है और फिर x क्यूब भी दे रखा होता है। x क्यूब नहीं दे रखा है, अगर मान लो x क्यूब भी दे रखा होता तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल से 2 वैल्यूज निकालता है, इसके 2 फैक्टर्स निकालता है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर हम लॉन्ग डिवीजन से जो क्वोशिएंट आता है उसको फैक्टराइज करते हैं। वो नहीं दे रखा है, x की पावर 4 है और x स्क्वायर, तो मैं x स्क्वायर को ही नया वेरिएबल मान लूँगा, है ना। और फिर मैं इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लूँगा। अब मान लीजिए इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग ना हो। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग ना हो तो आप क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। वो लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, तो तब वो वाला केस होगा जो आप बता रहे हो। ठीक है ना, कि भाई इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगे।
ठीक है, लेकिन ये पक्का है कि वैल्यू आएंगी 4 ही। अगर मैक्सिमम पावर 4 दे रखी है तो वैल्यू आएंगी 4 ही। जैसे आप कहोगे अच्छा ये तो ये x की पावर 4 को मैं बोल दूँ इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये भी तो एक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक है, हम कहेंगे हाँ इसकी भी 4 वैल्यूज आएंगी। यस, क्या x इज इक्वल टू 0 0 0 0, 4 के साथ जो कितना था, अरे उसी को तो बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स उसी को तो बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए एमसीक्यू भी आता है और एमसीक्यू में वो मैक्सिमम पावर अगर x की पावर 100 लिखी हुई है तो आप बोलोगे कि इसके 100 रूट्स आएंगे, चाहे सारे इक्वल आ जाए वो अलग बात है, चाहे कुछ रियल आ जाए कुछ इमेजिनरी आ जाए, लेकिन आएंगे उतने ही जो मैक्सिमम पावर। अच्छा अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है हमने ये कहा कि ये x की पावर 4 है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे, यहाँ x क्यूब वाला टर्म नहीं दे रखा है तो हम ये कह देंगे लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, x स्क्वायर को t बोल दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x की पावर 4 को बोल दो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, सर 6 को माइनस बना दिया x स्क्वायर की y a की देखो तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होंगे, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3 करेंगे माइनस 5 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी ये बताओ, 6 into 1 से बात नहीं बनेगी, वो फिर माइनस 6 माइनस 6, लेकिन अगर यहाँ माइनस 6 होता तब ले लेता हूँ, यहाँ माइनस 6 और यहाँ प्लस 5 होता तब 6 और 1 जाता, लास्ट को तो साइन का रहता है t स्क्वायर बताओ तो जाओ आंसर t का नहीं निकालना x का निकालना, तो t स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो t इंटू t माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, t माइनस 3 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ रही है और एक 3 आ रही है, तो अब आप क्या कहोगे, t क्या था, t था x स्क्वायर 3 आ रही है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ये जो रूट 2 है क्या ये रियल नंबर है, हम ये कहेंगे यस रियल नंबर है, ठीक है ना, तो ऐसे रूट 3 भी रियल नंबर है, देयरफॉर f इज इक्वल टू, जो सेट है वो क्या दे रखा है f, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 3, ओके। रोस्टर फॉर्म का मतलब यह है कि कॉमा लगा कर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिखना, सही है। चलिए जी अगला देखते हैं, हाँ छोड़ दूँ अगला, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, x is equal to 8 की पावर है 8 की पावर है नहीं, हाँ 8 की पावर है माइनस 7 एंड माइनस 1, यस फिर y की बता दो क्या है वो, फिर y की 49x minus 4 is to n belongs to natural number, 49 n है वो, हाँ माइनस माइनस में क्या है, माइनस 4 है, अच्छा आगे ये काट रखा है, हाँ आगे कटा हुआ है, उसके बाद आगे n is belongs to natural number। चलिए देखिए क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 8 की पावर n माइनस 7 एंड माइनस 1, that n belongs to natural number,
-49 सर 4 है। अच्छा 4 है सर। n belongs to n x इंटरसेक्शन y, ये निकालना है। अब देखिएगा फॉर जब n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 की पावर 1 माइनस 7 0 है 0 0 आ गया। फॉर n इज इक्वल टू 2, 8 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 64 माइनस 14 माइनस 1 49 आ गया। फॉर n इज इक्वल टू 3, 8 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1 192 आ रहा है। 172 आ गया टोटल। क्यू पॉइंट पे 8 का क्यूब तुमने क्या बोला क्यूब 192 बोला तूने? हां मैंने क्यूब सर आंसर 192 लिख दिया। अरे नहीं सर मैं क्यूब बोल रहा था। अच्छा 8 का क्यूब तो 512 है ना। जल्दी कर ये 8 into 8 इसने 61 पे 3 कर दिया। हां फिर अरे 61 पे 3 कर दिया। दोनों में का 8 4 the 3 यानी 8 6 48 351 to 512 है ना, और 512 माइनस ये 21 हो गया माइनस 22 ये कितना हो गया बोलो 0 और 490 499 490। n is equal to 4 भी देखो, क्या पता कोई पैटर्न मिल जाए। सर मेरे ख्याल से हमें उसको इक्वल प्रूफ करना है क्योंकि अगर इक्वल प्रूफ करेंगे तो जो एंटी वैल्यू है ना वो दोनों में मतलब क्या आंसर सेम आएगा, सेम आ जाए तो फिर वो जो इंटरसेक्शन आएगा कॉमन आएगा वो दोनों का कॉमन वैल्यू निकालनी है। हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं, जैसे ये 3 वैल्यूज आई हैं, ऐसे एक चौथी वैल्यू और निकाल लो, शायद कुछ पैटर्न पता चल जाए। जैसे अभी पता चल रहा है 0, फिर अगला है 49, फिर है 49 इंटू 10, तो हो सकता है अगला 49 इंटू 100 आ जाए। देख लेते हैं, तो नहीं तो आगे तक तो सारी वैल्यूज निकालना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो देखते हैं एक बार 4067 आ रहा है और देखना एक बार। 4067 4066 तो 7 को सभी क्यूब है। अच्छा 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा 5/2 into 8 हां ये 4096 तो 4096 सही है 4096 रुक जाओ 8 2 जा 16 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 5 4096 आ गया माइनस 096 में से आपको 29 सब्ट्रैक्ट करना है ना। ठीक है तो 4067 4067 कोई पैटर्न तो मिल नहीं रहा है इसमें। क्वेश्चन कर रहा फिर हमें एन की ऐसी वैल्यू देखते हैं तो रुको एक बार, है 5 भी निकालोगे अब y निकाल लीजिए एक बार। तो 45 अब देखिए एक बार y is कौन equal से to से उठाए कहां से उठाए सर ने वो पॉलिनोमियल से बनाया क्या कर क्या बोली वो तीनों के पास कौन से होती ना मुझे नहीं पता तो 45 94 क्वेश्चन
मुझे पता है क्या लग रहा है, वो जो तुमने 49n माइनस है ना, वो माइनस 49 ही है। अपनी गलती कर रहा है। सर 1 और 2 हो सकता है ऐसे कोई सर जब 1 और 2 कॉमन आ गया है तो एकदम से 1 और 2 हो गया 49 होगा वो 4 हो नहीं सकता 98 यहाँ पर हो जाएगा 49 इंटू 3 माइनस 1, यानी कि हो गया 98। ठीक है ना, सही है। तो ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी x इंटरसेक्शन y, इसमें पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 49, उसमें भी पहली 0 और दूसरी 49 है। ये हो गया 0,49, ये हो गया। ठीक है, वो 49 ही है, वो 49 ही है। अच्छा, अगर वो 49 नहीं है, अगर वो 4 है, तो फिर हम ये कह देंगे कि एम्प्टी सेट, x इंटरसेक्शन y जो है फिर वो एम्प्टी सेट y है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मिसलेनियस आप लोगों में से किसी ने ट्राई करा? सर इधर 0 कैसा है? ये वाला पहले वाला, 0,49 इसमें भी पहला वैल्यू 0 है, दूसरा 49, इसमें भी पहली वैल्यू 0 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, इसलिए 0,49। ठीक है। हाँ जी, मेरे को ये बताइए इसका रिलेशन फंक्शन का मिसलेनियस करा क्या? बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें मिसलेनियस में? कॉम्प्लेक्स करवाऊंगा। फंक्शन में सिर्फ ग्राफ और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये डोमेन फंक्शन, डोमेन वाले, रेंज वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दोनों की जो है स्टेटमेंट वाले और ग्राफ वाले कुछ भी हो सकता है। ग्राफ वाले जो हैं, ग्राफ वाला अगर क्वेश्चन आएगा ना, ये ग्राफ बनाने के लिए पूछ लिया, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बस। अच्छा, जरा ये वाला करो क्वेश्चन। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशन फंक्शन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में दे रखा है that f is equal to 1 1 2 3 that f is equal to 1 1 2 3 0 comma minus 1 and minus 1 comma minus 3। minus 1 comma minus 3 be a function from z to z defined by z to z defined by fx is equal to ax plus b for some integers a b for some integers a comma b determine a
कॉमा बी, ए और बी आप डिटरमिन करिए। अब ये देखिए 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 है ना तो y की वैल्यू भी 1 है। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, ये तो फंक्शन क्या दे रखा है, fx = ax + b। तो fx जो है इसी को तो हम y बोल देते हैं, तो y = ax + b, ये है y = ax + b। तो अगर मैं पहला वाला लेता हूँ 1, 1, तो यहाँ लिखेंगे at 1, 1, यानी कि x और y की वैल्यू जब 1 और 1 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 1, a × x की वैल्यू भी 1 + b। तो इसका मतलब क्या हुआ, a + b = 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद at 2, 3, 2, 3 मतलब x की वैल्यू 2 लेनी है और y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू ले लो 2। ये क्या हो गया, 2a + b = 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर। सर क्वेश्चन में हमें फंक्शन में f दे रखा है, लेकिन फिर फंक्शन फ्रॉम z to z लिख रखा है। हाँ, z to z का मतलब ये है कि इंटीजर टू इंटीजर। इसका मतलब ये है कि हमारा पहली वाली वैल्यू जो है x वाली वो इंटीजर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बोल नहीं, z इंटीजर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ये जो है, मैं बता रहा हूँ क्या कंफ्यूजन है। ये तो हो गया कैपिटल Z तो हो गया इंटीजर के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है स्मॉल z। अच्छा, स्मॉल z है। हाँ, नहीं ये कैपिटल Z है, ये कैपिटल Z। कॉम्प्लेक्स छोड़ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे बोलते हैं z = ax + ib, है ना। इस तरीके से a + ib, a + ib। तो a रियल पार्ट होता है और b इमेजिनरी पार्ट। हाँ, बस यही है। अब जरा देखिए, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना एलिमिनेशन से, वैसे ही कर दीजिए। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। तो हमारे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कितनी अभी बता रहा हूँ। अच्छा, b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, अरे तुम शायद जो कर रहे हो करना क्या दिया एग्जैक्ट आएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो a + b = 1 है, और इधर है 2a + b = 0 देखते हैं। माइनस b से b कैंसिल आउट हो गया, a - 2 पे कितना हो गया, -a, और 1 - 3 is -2। तो a की वैल्यू तो 2 आ रही है ना। अब b की वैल्यू देख लीजिए, तो a + b = 1, 2 + b = 1, तो b की वैल्यू 1 - 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। समझ गए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा इसी का। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको भी बताया। क्वेश्चन नंबर 7 जो बेहद आसान है, कि फंक्शन दे रखा है f(x) और g(x) दे रखा है। एक बार वो बोल रहे हैं कि f + g निकालो, दोनों फंक्शंस को ऐड कर देना है। एक बार f - g, एक बार f / g, है ना। तो वो तो सिंपली हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा हूँ। NCERT है सभी के पास, NCERT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करो जरा ट्राई, हमारे पास तो है ना क्वेश्चन 6, है ना। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए जरा। x कॉमा करके जो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख रखा है वो क्या है, वो y है। अब करो, अब y की रेंज निकाल, मतलब y की 46 y की वैल्यूज निकाल के वही रेंज क्या रहता है।
ये नंबर है यार इसकी रेंज होगी सारे रियल नंबर देखो आंसर देखो पीछे पीछे आंसर 0 देखो। 1 0 1 क्या जीरो पर स्क्वायर ब्रैकेट 1 पर स्मॉल ब्रैकेट ऐसा वो बोल रहा है। बाकी चेक करो एक बार यही आ रहा है दिखाना जरा बुक दिखाना। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है वी आर फंक्शन फ्रॉम R टू R डिटरमिन द रेंज ऑफ F। तो ये F क्या दे रखा है आपको? जीरो रेंज आ रही है रेंज जीरो आ रही है कोई देखो फंक्शन क्या दे रखा है F इज इक्वल टू x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। Such that x belongs to capital R. X belongs to capital R. ठीक। अब वो कह रहे हैं डिटरमिन द रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f मतलब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू ये x कॉमा y होता है तो उसका मतलब ये फंक्शन क्या दे रखा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक ये वैल्यू निकालनी है इसको। तो किस तरीके से निकालेंगे? x की जो वैल्यू है x की आप ये कहेंगे कि हमें जब भी वैल्यू निकालनी होती है रेंज जब भी निकालनी होती है तो मैं ये देखूंगा कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। ठीक है तो हम ये कहेंगे फॉर x बिलोंगिंग टू R for x belonging to R minimum value of x square is equal to 0 है ना भाई x square की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0 ही तो होगी। minimum value of x square is equal to 0 so y min लिख रहा हूँ min मतलब मिनिमम y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 0 अपॉन 1 प्लस 0 तो y की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। ठीक है अब बात करते हैं कि इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है। फिर भी जीरो आ रहा है अरे रुको तो सही पहली आंसर ड्रॉप आज पता नहीं तुम्हें क्या हो रहा है जल्दी में हो। हाँ जी अब ये बताइए y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? एक्स को पुट कर देते हैं अरे सोच कर बोलो ना y की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैक्सिमम क्या आ सकती है? छोड़ो 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 0.5 1 हो सकती है 1 तो आई नहीं 1 तो करके देखो सर आ जाएगी। वन क्या चाहिए कैसे करो बताओ भाई 1 कैसे? हाँ परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आएगा। देखिए अब सुनो मेरी वन से कम है 1 से कम ठीक है 1 से कम आएगी। इसी वजह से ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे क्योंकि ऊपर देखिए x स्क्वायर है ना और नीचे भी x स्क्वायर है। तो अगर मान लीजिए x स्क्वायर ऊपर भी x स्क्वायर है नीचे भी x स्क्वायर है ठीक तभी 1 आ सकती है वैल्यू। ठीक है तो 1 तो नहीं आएगी। अच्छा 1 से छोटी क्यों आएगी? क्योंकि डिनोमिनेटर जरा सा बड़ा कर दिया न्यूमरेटर से। जब डिनोमिनेटर जैसे मान लीजिए हमने क्या करा कि 1 है ऊपर मान लीजिए 1 है तो नीचे तो 2 ही आएगा। अगर ऊपर 1 है ऊपर 1 कब आया? जब आपने x को 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर ठीक और नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया ठीक। तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.5 क्लियर। तो ये 0.5 क्या 1 से छोटी वैल्यू। अगला देखो कोई भी और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर देखो तो x मान लीजिए मैंने 2 ले लिया तो 2 का मतलब क्या हो गया न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 5 तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा आ रहा है ठीक। अच्छा अब जब इसको करेंगे तो ये कितना आ रहा है 0.2 ठीक। तो ये किसी भी तरीके से ये 1 से छोटी छोटी ही वैल्यू आई 0 तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई लेकिन उसके बाद हाँ
ना गलत मेरे ख्याल से 0.8 0.8 ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि और कोई वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए मैंने x को 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 9 में 1 ऐड हो गया तो 0.9 वो बढ़ता जा रहा वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन 1 नहीं हो पा रही है, 1 से छोटी रहेगी वैल्यू। सभी को बताइए भाई ऑनलाइन वाला क्लियर है? दिमाग पे पैसे लेके ठीक है बताइए पीछे बताओ क्लियर है? x की मैक्सिमम वैल्यू होगी बताओ 0.5 x की मैक्सिमम वैल्यू फिर y की हाँ y की नहीं 0.8 भी आ रहा है। हाँ ये देखो ना जब आपने x को 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। सर एक और हाँ सर बहुत दिमाग लगा हाँ तू रहने दो गलत है वो पहले माइनस होता है उसको मैं इधर लेके चला मैं बोल रहा हूँ y प्लस y x की पावर 2 हो गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया y into x की पावर 2। अब x y plus yx square is equal to x square। हाँ अब और क्या इसको नीचे लेके चला गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, वो डायरेक्टली जाएगा। ऐड भी तो हो रहा है। हाँ तो ये 2y हो जाएगा। अरे पूरे में से कॉमन लोगे तब वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ऐसे थोड़ी ना। ये बात है। चलिए जी तो बता दो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, आयुष्मान, दिव्यांका, अंशुल, लावण्या, सर ये होगा ना सर? ये क्लियर है ना? हाँ 0 कॉमा देखो सर ब्रैकेट ठीक है बिल्कुल सही। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज होती है y की वैल्यू उस तरह से कहाँ तक जा रही है। तो y की मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी। बोर्ड मार्क्स में तो होता था बॉड मास होता था उसमें सुनो तो सही। तो बॉड मास में सबसे ही पहला क्या ब्रैकेट। ब्रैकेट अब ब्रैकेट तो तभी आएगा ना जब आप किसी चीज को कॉमन लोगे, कॉमन ही नहीं लिया पहले ही ले गए उसको उधर, है ना? तो मैंने क्वेश्चन पूछा 1 + 2 × 2 कितना होता है कुछ कह रहा है कॉपी रही है अबे मेरे में नहीं है काम बंदी फाड़ रहे हैं दिखा था। छोड़ अच्छा टाइम हो गया क्या? ठीक है पहुंचो। चलिए जी इसके बाद जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। लेट आर बी रिलेशन और भाई एक बार सर कर एक बात लेना। बताना 0 अच्छा कुछ नहीं क्या क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9th में लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम n to n मतलब नेचुरल टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय r is equal to ab। भाई मैंने यही करा है। r is equal to ab such that a comma b belongs to natural number, a comma b belongs to natural number and a is equal to b square and a is equal to b square। ये हो गया आर का फॉलोइंग ट्रू। अब वो पूछ रहे हैं आगे उन्होंने 3 ऑप्शन पे रखे हैं, वो कह रहे हैं इनमें ट्रू क्या क्या है। फर्स्ट देखिएगा a comma a belongs to real number, real number is sorry r मतलब रिलेशन है। for all n belonging to natural number। तो क्या ये ट्रू है? ये कहेंगे नहीं ये ट्रू नहीं है। उन्होंने कहा देख लो समझ लो भाई, अरे इधर देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन दे रखा है ठीक है। फर्स्ट पार्ट नहीं होगा उसमें क्या होता है अभी और फर्स्ट पार्ट पे पहले ये देखिए रिलेशन जो है वो ये दे रखा है। रिलेशन कोई भी रिलेशन अगर हमारे पास होता है तो उसमें एक पहला नंबर और दूसरा नंबर ऐसे होते हैं कॉमन करके लिखा जाता है, जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो a कॉमा b लिखा हुआ है यहाँ पर, बोल रहे हैं कि a भी नेचुरल नंबर होगा b भी नेचुरल नंबर होगा। a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दे रखा है। एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर। रिलेशन क्या है कि ये जो a है ये इसके स्क्वायर के बराबर है। अब वो 3 अलग अलग पार्ट्स दे रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों पार्ट्स में कौन कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहे हैं कि a कॉमा a बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम ये कहेंगे नहीं, इट इज ट्रू ओनली फॉर इट इज फॉर ऑल n का मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल n मतलब सारे नेचुरल नंबर्स, और सारे ही n बिलोंगिंग टू कैपिटल n।
बात तो वही हुई। एंड नहीं कोई पढ़ तो एंड तो वही स्मॉल एन क्या हो गया, स्मॉल एन हो गया कोई भी नंबर। अब वो नंबर क्या हो सकता है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। वो कह रहे हैं फॉर स्मॉल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। लेकिन वहाँ पे जवन तो है ये नेचुरल नंबर है ना, तो देख लो इधर, इज इट ट्रू, सुनिए मेरी बात, इज इट ट्रू ओनली फॉर n is equal to n is equal to 1। अगर मैं n को 1 ले लूँगा, ये बोल रहे हैं a और b दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो अगर मान लीजिए मैंने n को 1 ले लिया, n को 1 ले लिया यानी कि a को मैंने 1 ले लिया, दैट इज a को सॉरी b को 1 ले लिया, b को 1 ले लिया तो a क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में हमारा a भी 1 आ रहा है और b भी 1 आ रहा है, यानी कि a, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, ऐसे क्या एंटर हो जाता है? अरे सर दर्द हो रहा है। अरे सर नेटवर्क रेंज बहुत हाँ वही लैग हो रहा है थोड़ा। तो ये 1 है, अगर a भी 1 है तो b भी 1 है, तो ये केवल n इज इक्वल टू पहले नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू है कि a, a मिल रहा है हमको, लेकिन वैसे ट्रू नहीं है, ठीक है। वैसे आप क्या करेंगे, आप अगला नेचुरल नंबर लो, 2 ले लो, है ना। तो अगर मैंने a को 2 ले लिया तो फिर b क्या हो जाएगा, b तो √2 हो जाएगा ना, and √2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम ये कहेंगे ओवरऑल ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये फॉल्स है। सभी को क्लियर? ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, अच्छा ध्यान से समझ लो। और हाँ अच्छा, और जैसे आज फ्राइडे है और ये छोटा ही चैप्टर है रिलेशन फंक्शन वाला, तो मंडे के लिए प्रिपेयर रहना, मंडे को टेस्ट है इसका रिलेशन। आप सबने कर तो लिया तैयार? मैं तो 2 क्लासेस से पूछ रहा हूँ, मिसलेनियस में कोई डाउट है तो बता दो, अभी भी बता दो। तो इसको प्रिपेयर कर लो, मंडे को टेस्ट के लिए तैयारी करके आओ। आज क्या है, आज तो फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे 2 दिन है, छोटा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज रिलेशन की, एक फंक्शन की और बाकी मिसलेनियस, ठीक है। टोटल 3 ही है इसी चैप्टर में, तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली करने की जरूरत पड़ेगी। सेकंड देखिए, a कॉमा b क्रिकेट खेलता है। सेकंड देखिएगा, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग्स टू r। यहाँ पर r पता है क्या, यहाँ पर r है रिलेशन, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies b comma a belongs to r, ठीक है। ये ट्रू ही होगा ये तो। a comma b belongs to r, belongs to r का मतलब क्या है, नहीं ट्रू क्यों होगा भाई, ये फॉल्स है, ये केस पॉसिबल नंबर तो वही है, रिलेशन नहीं हो रहा ना सेटिस्फाई भाई। a comma b वो रिलेशन में कब लाई करेगा, जब a जो है वो b के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे if a is equal to b square, then it is not possible that b is equal to a। अगर a b स्क्वायर के इक्वल है तो फिर b तो √a के इक्वल है, b a स्क्वायर के इक्वल थोड़ी होगा, फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड में है ये, if a comma b belongs to r, a comma b belongs to r, comma b comma c belongs to r, implies a comma c belongs to r। इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इसका ये मतलब हुआ, और बिलोंग्स का मतलब होता है कि ये उसको बिलोंग कर रहा है, उस सेट में बिलोंग कर रहा है या उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग्स टू r
इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r मीन्स दैट a is equal to c square। लिखिएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सर अगर c कॉमा a तो c कॉमा a, देखिए पहले ये देखो कि अगर a b के स्क्वायर के इक्वल है, अगर a b के स्क्वायर के इक्वल है और ये जो b है ये c के स्क्वायर के इक्वल है, तो जरा देखना कि a और c में क्या रिलेशन है। a is equal to b स्क्वायर है, अब b की जगह लिख दोगे c स्क्वायर, तो b की जगह आपने लिख दिया c स्क्वायर, तो ये क्या हो गया c स्क्वायर का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू c की पावर 4, तो ये तो रिलेशन है ही नहीं ना ट्रू, ठीक है। रिलेशन क्या होना चाहिए कि a c बिलोंग्स टू r के लिए a इज इक्वल टू c स्क्वायर आना चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और c कोमा a से भी बात नहीं बनेगी, उसमें भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि c कॉमा a का मतलब c इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा क्या, c इज इक्वल टू क्या है a की पावर 1/4, है ना भाई। c कॉमा a का मतलब क्या हो गया, जब a कॉमा b का मतलब है a इज इक्वल टू पहला वाला इज इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर, तो c कॉमा a का मतलब है c इज इक्वल टू a स्क्वायर। नहीं है ट्रू, ट्रू क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू a की पावर 1/4। अच्छा ये समझ रहे हैं ना, जैसे c की पावर 4 है इधर इज इक्वल टू a, और यहाँ से मैं c निकालना चाहूँ तो c क्या हो जाएगा a की पावर 1/4। मतलब इधर अगर पावर 4 है और इसकी पावर 4 हटाना चाहें तो इधर जाकर पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक है। वो भी ट्रू नहीं है, तो तीनों ही फॉल्स है, ठीक है। तो आप करिएगा, कोई भी अगर डाउट वगैरह आए, हाँ ट्यूसडे को नहीं तो वो फिर मैं आपका टाइम चलिए देख लीजिए, अगर ट्यूसडे को देना चाहे तो मंडे को डाउट पूछ लेना, ठीक है। टेस्ट जो है वो टेस्ट इसमें रिलेशन फंक्शन का प्योरली इसी में से होगा, एनसीईआरटी में से, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन इधर उधर से, इसका मैंने आरडी से कराया ही नहीं, ये इसमें से करवाया। हाँ आ रहा है, करवा दूँ।